गाइस इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी इसमें ही होगी, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी इसमें ही होगी। कोई दिक्कत डाउट परेशानी आने नहीं दूंगा। मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपसे ये कहना चाहता हूं, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत डाउट परेशानी है एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, सारी दिक्कतें सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों सरकारी बजट इसको बोल रहा हूं, ये सारे कंटेंट आपको करा रहा हूं, बेसिकली जो लिखे हैं वही, और जो अंदर कराऊंगा वो इससे ज्यादा कंटेंट होने वाला है। तो नॉर्मली क्या लिखा है, मीनिंग और टाइप तो बताऊंगा ये आपको सरकारी बजट का, उसके अलावा टैक्स का टॉपिक यहां पर पढ़ना है मेनली। फिर क्योंकि ना हम ना इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं अब यहां पर, जब आप ये चैप्टर की वीडियो देख रहे हो तब, कि आप पहले ही गवर्नमेंट बजट के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हो, तो ये कंटेंट समझ में आ जाएगा आपको कि क्या लिखा हुआ है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। मैं ये मान के चलूंगा आपको आता ही नहीं, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत पहले भी आता है ना तो बहुत एडवांस हो जाओगे। सरकारी बजट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर लिखा है, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यहां से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन और आंसर भी कर लेंगे। यहां लिखे नहीं है लेकिन करा तो वो भी रहा हूं। तो स्पेशली दोस्तों हमें इस चैप्टर में ना सरकार के बारे में सोचते हुए चलना है। जो गवर्नमेंट है हमारे देश में बहुत सारी चीजों पर खर्चा करती है, गलियां बनवाती है, सड़कें बनवाती है, स्कूल की बिल्डिंग बनवाती है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाती है, दवाइयां देती है, एजुकेशन भी काफी सारे स्कूल के अंदर फ्री में प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे खर्चे करती है हमारे देश की सरकार, और पैसों के रूप में हम लोगों से बहुत सारे पैसे वसूलती भी है। लाइक टैक्स वसूल लेती है हमसे, चालान कट जाता है किसी का, किसी को लाइसेंस बनवाने जाना हो तो फीस ले लेती है गवर्नमेंट। तो ऐसी चीजें, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी भी खोली हुई है, सरकार वहां से प्रॉफिट भी कमाती है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसा मिलता है और सरकार कहीं ना कहीं पैसा खर्च जरूर करती है, उसके बारे में ये चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना है। एक जनरल नॉलेज तो तुम्हारी बढ़ाएगा बढ़ाएगा, ऊपर से आपके बोर्ड में यानी 12वीं क्लास में पूरा का पूरा कंटेंट क्लियर करा देगा। क्योंकि ये चैप्टर ना सिर्फ 12वीं क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे अगर तुम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे तो इस चैप्टर में से बहुत कुछ आता है। अगर तुम सीयूईटी का पेपर देने के लिए प्लान कर रहे हो तो इस चैप्टर में से बहुत कुछ आता है। किसी भी एंट्रेंस में ध्यान रख लेना, गवर्नमेंट बजट में जो जो चीजें कराई जाएंगी ना वो रियल जिंदगी में जानने वाली चीजें हैं। अगर तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स नहीं भी होती तो भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। तो शुरुआत एक बेसिक चीज से कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी हमारे देश की सरकार खर्चा करती है, बिल्कुल करती है। किन किन चीजों पर खर्चा करती है एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है, आपको आइडिया देना चाहता हूं। अपने एम्प्लॉइज की सैलरी प्रोवाइड करती है सरकार, अपने एम्प्लॉइज को पेंशन भी देती है। पेंशन रिटायरमेंट के बाद दिया जाने वाला पैसा होता है जो एम्प्लॉइज को मिलता है लाइफ लॉन्ग तक। अगर सरकार ने लोन लिया हुआ है तो उस पर ब्याज दे रही है। सरकार डिफेंस सर्विसेज पर भी खर्चा करती है, डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन पे खर्चा करती है सरकार, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज पर खर्चा करती है। हेल्थ सर्विस का मतलब हॉस्पिटल बनाना नहीं होता, हेल्थ सर्विस का मतलब होता है हॉस्पिटल के अंदर जो दवाइयों पे खर्चा हो रहा है, जो ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उन सर्विसेज पर खर्चा करती है सरकार। और एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, रोड्स बनाना, फ्लाईओवर बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, इन सब चीजों पर खर्चा करती है। और सरकार के बहुत सारे खर्चे हैं, ये कुछ एग्जांपल जाने तो सरकार खर्चा तो करती है। तुम्हारी गली के अंदर स्ट्रीट लाइट लगी है, सरकार ने लगवा रखी है। गली किसने बनवाई है, सरकार ने बनवाई है। डस्टबिन, कूड़ेदान जो पब्लिक लेवल पे होते हैं सरकार ने बनवाए। सरकार बहुत खर्चा करती है यार, लेकिन सरकार को पैसा भी तो मिलता है। कहां से मिलता है सरकार को पैसा, ये सब लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बस ज्यादा नहीं लिखे। यहां पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कौन सा पिंक वाला चलेगा। सरकार को टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा मिलता है, अभी बताऊंगा टैक्स क्या होते हैं। सरकार फीस चार्ज करती है, कभी कभी चालान काट के फाइन भी लगा देती है। चलो जी, एस्टीट एक खतरनाक तरीके की सरकार की रिसिप्ट है, ये बताता हूं क्या है ये। अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई कानूनी तौर पर मालिक नहीं बचा है, अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी नहीं बचा है, उत्तराधिकारी को बोलते हैं लीगल हेयर, हेयर की स्पेलिंग HEIR, ठीक है, नहीं बचा है, तो उस प्रॉपर्टी को सरकार जब्त कर लेती है। तो वो प्रॉपर्टी सरकार की रिसिप्ट हो गई ना, सरकार को मिला है कुछ। तो एस्टीट ऐसे, जैसे ताजमहल का कोई मालिक नहीं है तो कौन है, सरकार है, ठीक है। फिर सरकार लोन देकर ब्याज कमाती भी है। जैसे देखो, पहले सरकार अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे कर रही है, अगर सरकार ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट सरकार कमाती भी है, सरकार बिल्कुल लोन देती है। सरकार अपनी कंपनी से प्रॉफिट कमाती है। बहुत सारी सरकारी कंपनी है जिसको हम PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर बोल दो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जैसे कि बात करूं LIC कंपनी जो इंश्योरेंस की है, सरकार की है भाई। उसके अलावा BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन,
भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। खैर इनके नाम जानने की अभी जरूरत नहीं आपको, लेकिन ये सरकारी कंपनी है, तो वो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही है तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है। गवर्नमेंट किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है कभी कभी, और उसके प्रॉफिट का हिस्सा सरकार को मिल जाता है, उस प्रॉफिट के हिस्से को बोलते हैं डिविडेंड। तो सरकार को ये भी एक पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, माल कमा रही है सरकार भाई मोटे लेवल पे, ठीक है। सरकार कभी कभी उधार ले लेती है। उधार कहां से लेती है सरकार हमारे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले लेती है, या सरकार फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट से भी उधार ले लेती है। फॉरेन गवर्नमेंट को बोल लो कभी कभी ले सकती है, और नहीं तो वर्ल्ड बैंक से उधार ले लेती है, IMF से उधार ले लेती है। बहुत सारे सोर्स है सरकार के पास उधार लेने पे। मतलब ये मान लो सिर्फ बोरिंग भी एक तरीके की सरकार के पास रिसिप्ट है, बस ये जानना है। और ये एक और कैडे लेवल का शब्द आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट। ये भी सरकार की रिसिप्ट है यार, ये समझना जरूरी है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? सरकार की रिसिप्ट तो होती है, कहते किसको है, कहां से मिले पैसे। सरकार जब अपनी कंपनी का कोई हिस्सा बेच देती है किसी को, तो जिसको हिस्सा बेचा है वो पैसे देगा ना सरकार को, तो उसको जो पैसे आए उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यानी जब सरकार PSU का कोई हिस्सा बेचे, उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इसको प्यार से हम बोल देते हैं सेल ऑफ शेयर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs। PSE भी लिखा मिलता है कहीं कहीं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो आपको यह तो पता लग गया सरकार बहुत सारी जगह पैसे खर्च कर रही है, सरकार बहुत सारी जगह से पैसे कमा भी रही है। हर साल सरकार क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है, उस लिस्ट में लिखती है कि नेक्स्ट ईयर में सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी और कहां कहां से सरकार के पास पैसा आएगा। एडवांस में ही सोचती है सरकार। तो दोस्तों जो वो लिस्ट बना रही है ना, उस लिस्ट को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। कितनी आसानी से चीजें क्लियर हो गई नहीं? सरकार हर साल लिस्ट बनाती है। अगर मैं बात करूं, मान लो 2022 ईयर चल रहा है, ठीक है, ये ईयर ऐसे 2022 नहीं लिखती सरकार बोलती है इनका ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2022 से और ये खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। इसको फिस्कल ईयर बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो ये एक साल हो गया पूरा, 365 दिन होगा लगभग, ठीक है ना। तो अब 1 अप्रैल 2023 से नया शुरू हो जाएगा ईयर, और वो ईयर शुरू होने से पहले उस ईयर में सरकार कितने पैसे खर्च करेगी, कहां कहां से पैसा कमाएगी, ये 2-3 महीने पहले ही आइडिया लगा लेती है। और जिस आइडिया जिस कॉपी में लिखती होगी, रजिस्टर में लिखती होगी, या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या वो आजकल iPad वगैरह चल रहे हैं उसमें लिखती होगी ना, लिखती है बिल्कुल, और लोगों को सुनाती है। नया ईयर शुरू होने से 2-3 महीने पहले ही सुना देती है लोगों को कि भाई ये हमने स्टेटमेंट बनाई है कि यहां पैसा खर्च करेंगे और यहां से सरकार के पास पैसा आएगा। बस उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। यहां लिखा है गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, क्या लिखा है पढ़ लो जरा। तो लिखा है इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पैसों की स्टेटमेंट है, पैसे ही लिखे, कहां खर्चा है कहां से कमाई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ये वर्ड मत भूलना, एस्टिमेटेड का मतलब अंदाजा, यहां पर अंदाजा है, यानी सरकार ने सोचा है कि कहां कहां खर्चा करेगी। अब जरूरी नहीं है कि सच में वहीं खर्चा कर देगी, थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जो सोचते हैं असलियत में चीजें उससे कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, कहां कहां से पैसा आएगा उसका भी अंदाजा लगाया है, ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर की ड्यूरेशन पूछ लेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भी हो सकता है। तो सरकारी बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिटेल है कि सरकार एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितने करेगी, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स कितनी होगी किसी एक फिस्कल ईयर में, और वो नेक्स्ट ईयर होता है, पहले एडवांस में सोच रही है, तो उसको ही बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। अब हमारे देश में गवर्नमेंट लोकल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है जहां हेड CM होता है, अब सेंट्रल लेवल पे भी है जहां पर हेड PM होता है। तो कौन सी गवर्नमेंट का बजट है ये? सेंट्रल बजट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए इस बजट को हम सेंट्रल बजट भी बोलते हैं। इस बजट को दोस्तों हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात है ना। तो यहां पर गवर्नमेंट बजट का मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ भाई सरकार ने एक पेज में लिखा है कि कहां का खर्चा करना है, कहां का से पैसा आएगा। अब ये दारोमदार केंद्रीय सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर होता है। अभी हाल फिलहाल जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे देश की सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट से मिलकर गवर्नमेंट बजट बनवाती है, लेकिन खुद पार्लियामेंट में जाके पढ़ के सुनाती है पूरी जनता को, पूरे देश को ब्रॉडकास्ट होता है वो। तो ये
फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया जाता है। हर साल जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। सबसे कैड़ा बजट हमारे देश का सन 1991 में था। 1991 में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, और 1991 से पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार में आरबीआई के गवर्नर भी थे। तो इन्होंने मतलब देश को बचाने की एलपीजी पॉलिसी बनाई थी, तो बहुत कैड़ा योगदान था। खैर वो तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो, मैं यहाँ क्यों लेकर आ रहा हूँ, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ मीनिंग क्लियर है। और एक बात ये जान लो, सरकार क्या करती है, ऐसी दो साइड बना देगी। एक साइड सरकार अपने एक्सपेंडिचर लिख रही है, मैंने एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में ऐसे लिखा है। एक साइड सरकार अपनी रिसिप्ट लिख रही है, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अंदाजे क्या क्या लग सकते हैं। सरकार ये आइडिया लगा सकती है कि सरकार जो खर्चा करने वाली है ना, वो टोटल खर्चा 100 रुपए का है। 100 रुपए का खर्चा करती है सरकार, तो अमाउंट है, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 100 रुपए खर्च करेगी सरकार, और लेकिन सरकार को लोगों से जो पैसा मिलेगा वो 80 रुपया होगा। ऐसा आइडिया लग गया तो सरकार क्या करेगी यार, मतलब खर्चा ज़्यादा है सरकार का और सरकार के पास कमाई कम होगी। इसको नुकसान वाला बजट बोलते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट वो हुआ जहां पर सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टोटल रिसिप्ट्स कम है। लेकिन ये भी तो आइडिया लगा सकती थी सरकार कि सरकार 80 रुपए का खर्चा करेगी और 100 रुपए सरकार को मिलने वाले हैं रिसिप्ट्स के तौर पे। तो यहां सरकार को फायदा हो रहा है। जब सरकार को फायदा होता है तो सरकार बोलती है सरप्लस बजट है। यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर सरकार के कम है और टोटल रिसिप्ट्स ज्यादा है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इसको पढ़ना है डिटेल में, ये चैप्टर ही इसके बारे में। और ये भी आइडिया लग सकता था, सरकार कह रही है 100 रुपए ही खर्च करने हैं, 100 रुपए ही सरकार को मिले हैं, तो दिस इज द बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट हो जाता है भाई, ठीक है ना, जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट सरकार की एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो कुल मिला के गवर्नमेंट बजट में 3 टाइप होती हैं, बैलेंस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी और सरप्लस में भी। ये आगे की स्टोरी है आपके पास। तो इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। 3 हो गए। बैलेंस बजट वो सिचुएशन जहां पर सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स बराबर होंगे। सरप्लस बजट वो सिचुएशन जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर कम और टोटल रिसिप्ट्स ज्यादा। और डेफिसिट बजट वो जहां पर सरकार के टोटल खर्चे ज्यादा है, टोटल रिसिप्ट्स कम है। यही मेन है, इसकी स्टडी मेन करनी है पूरी क्लास में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज यही रहने वाला है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, बैलेंस बजट की डेफिनेशन इजी लिखिए। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स इन द गवर्नमेंट बजट आर इक्वल टू ईच अदर। इक्वल वर्ड लिख दिया ना। अब दूसरे नंबर पे लिखा है सरप्लस बजट। क्या होता है, वो सिचुएशन होती है गवर्नमेंट बजट में जब टोटल रिसिप्ट्स इन द गवर्नमेंट बजट इज ग्रेटर देन, ग्रेटर लिखा है ना, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से। फिर आगे हमारे पास डेफिसिट बजट जो कि मेन है, यहां पर सरकारी खर्चे ज्यादा हैं, तो लिखा है टोटल रिसिप्ट्स इन द गवर्नमेंट बजट इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट कम है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इजी लैंग्वेज में, जैसी लैंग्वेज बोल रहा हूं ना वैसी ही लैंग्वेज लिखी हुई है। कुछ बातों को पलट नहीं रहा, बोल के मुश्किल नहीं लिख रहा। ठीक है ना, जैसा बोल रहा हूं वैसा ही लिख रहा हूं, तो काम यहां आसान हो जाता है। तो यानी सरकारी बजट में कुल मिलाकर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स की बात करनी है। जी हां, इसी चीज की बात करनी है। तो गवर्नमेंट ने कुल मिलाके अपनी रिसिप्ट्स में मेन तौर पर टैक्स को रखा हुआ है। टैक्स एक मेन रिसिप्ट है, क्लासिफिकेशन कराऊंगा बाद में, पहले टैक्स पढ़ लेते हैं। टैक्स क्या होता है, ये पढ़ने से पहले यार बहुत सारे टैक्स के नाम सुने होंगे तुमने। इनकम टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स भी होता है, एक सेल्स टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत सारे टैक्स हैं, सबके बारे में बताऊंगा। देखो, टैक्स एक ऐसा अमाउंट है जो हम लोग और कंपनी सरकार को देते हैं, ये कंपलसरी है देना। तो टैक्स एक लीगल कंपलसरी पेमेंट है जो हाउस होल्ड और कंपनी को सरकार को देनी पड़ती है। सरकार ने अलग अलग पर्पस पे अलग अलग टैक्स लगाए हुए हैं, इसलिए टैक्स का सिस्टम पहले पढ़ लो, फिर सरकार के खर्चों पे और कमाइयों पे चले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको बीच में घुसाया भी जाएगा। इनकम टैक्स क्या होता है, हम लोग जो इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर सरकार बोलती है थोड़ा सा चार्ज हमें दो, इनकम टैक्स होता है। इंडिया के अंदर इनकम टैक्स गरीब लोगों पर बिल्कुल नहीं है, जो मिडिल इनकम वाले उस पर थोड़ा सा है, फिर जो ज़्यादा कमाता है उस पर ज़्यादा है। ये हर बार बदलता रहता है, इसलिए एग्जैक्ट परसेंटेज आपको बता नहीं रहा। हाउस टैक्स, अब हम घरों में रहते हैं तो सरकार हर साल उस पर भी टैक्स लेती है हमसे। प्रॉपर्टी टैक्स हाउस टैक्स से अलग है। हाउस टैक्स जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं उसके अलावा भी हमारे 2-3 बिल्डिंगें हो सकती है, किसी और की हैं भी,
तो उस पर टैक्स देना प्रॉपर्टी टैक्स है। और दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्स को ही वेल्थ टैक्स बोलते हैं, ठीक है। गिफ्ट टैक्स, अगर तुम किसी को गिफ्ट देते हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर कंडीशन है, सरकार बोलती है 50,000 रुपए तक का किसी को गिफ्ट दे दिया आपने तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट दे रहे हो किसी को, आईफोन दे रहे हो किसी को, मिला है कभी आईफोन, ठीक है, या दिया है, कोई बात नहीं, दे रहे हो किसी को, तो ये जरूरी है कि आप उस पर 2% टैक्स दें। यानी 50,000 रुपए का ही मान लो आपने किसी को गिफ्ट दिया तो उसका 2% 1,000 रुपया हो गया, तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सच बताऊं कोई देता नहीं है, बताता ही नहीं है, टैक्स की चोरी हो रही है, बता ही नहीं रहा कोई गवर्नमेंट को, तो गिफ्ट टैक्स तो मतलब मुश्किल है। हाँ, ये सेल्स टैक्स। अच्छा, गिफ्ट टैक्स की एक स्टोरी सुनाऊं, ये कैसे आया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, क्या करते थे पहले, बड़ी बड़ी मूवी बना देते थे और उसके ऊपर फीस चार्ज नहीं करते थे, और क्योंकि बोलते थे हमारी इनकम ही नहीं हुई तो हम इनकम टैक्स नहीं देंगे। फिर वो क्या कहते थे प्रोड्यूसर से कि मुझे गिफ्ट में ना कोई बंगला दे दे, कोई आइलैंड दे दे, वो ले लेते थे। तो सरकार कहती थी ओहो, इन्हों को पैसे भी मिल गए और इन्होंने टैक्स भी नहीं दिया। तो सरकार ने कहा बेटा अब से जो गिफ्ट मिलेगा ना उस पर भी टैक्स देना होगा, और टैक्स वो बंदा देगा जो गिफ्ट दे रहा है, रिसीव करने वाला नहीं देगा। तो फिर देने वाले कोई दिक्कत हो गई, ठीक है ना, तो लिमिट में गिफ्ट। फिर एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स, जो जो चीजें तुम बना रहे हो उसके ऊपर टैक्स भी सरकार को दोगे। फैक्ट्री वाले बेसिकली देते हैं टैक्स ये, और जो हानिकारक हार्मफुल चीजें बनाते हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू, उनको ज्यादा देना पड़ता है। जो ऐसी चीजें बनाते हैं जो देश के भले के लिए हैं उनको कम या फिर नहीं भी देना पड़ता कभी कभी। कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एयरपोर्ट वगैरह पर लगती है। सर्विस टैक्स, अगर तुमने इंटरनेट की सर्विस यूज किया, आपके घर में केबल की सर्विस है उसका रिचार्ज करा रहे हो, या टीचिंग सर्विसेज ले रहे हो, डॉक्टर की सर्विस ले रहे हो, लॉयर की सर्विस, सीए की सर्विस, कोई भी सर्विस ले रहे हो, तो उसके ऊपर टैक्स जो देना पड़ता है सर्विस के ऊपर, वो सर्विस टैक्स होता है। देना किसको चाहिए, जो पैसे कमा रहा है, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स भी है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, बहुत सारे टैक्स है, एक एक करके सारे बताऊंगा। तो ये तो पता लग गया, टैक्स एक लीगल कंपलसरी पेमेंट है जो एक हाउस होल्ड और कंपनी दोनों सरकार को देती है। कंपनी कैसे देती है, कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देती है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया ना उसके ऊपर एक हिस्सा सरकार को देगी टैक्स के तौर पे, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एक्चुअली उसका पूरा नाम हो सकता है, ठीक है। तो आगे दोस्तों मीनिंग ऑफ टैक्स लिखा है, तो लिखा है टैक्स इज लीगल कंपलसरी पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स टू द गवर्नमेंट, दैट्स इट। इस पूरे टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब यहां पर शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं तब पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इनका आंसर लिखा हुआ है, तो टेंशन मत लेना। और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसके ऊपर घपला नहीं हो सकता। कैसा घपला नहीं हो सकता, मतलब जिस बंदे पे लगाए हैं सरकार ने वही बंदा देगा। अब कैसे, मैं क्या बात कर रहा हूं, पहले इनडायरेक्ट टैक्स पे आओ। देखो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं एग्जांपल के तौर पे, इसका एग्जांपल लिखता हूं सेल्स टैक्स। अब कोई बंदा सामान बेच रहा है तो बेचने के बदले पैसा कमाएगा ना वो, तो उसको टैक्स भी देना चाहिए। लेकिन होता क्या असली में, आपने एक दुकान से जाके चॉकलेट खरीदी, तो चॉकलेट का प्राइस था मान लो 50 रुपीज, तो आपने वो 50 रुपए दुकानदार को दिए, और 50 रुपए के ब्रैकेट में पता क्या लिखा होता है, MRP इज इक्वल टू 50, ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। जो भी आप सामान खरीदते हो उसका, अगर आपने उसका MRP पे किया है तो आपने उसके ऊपर बने हुए सारे टैक्स भी पे कर दिए। एक्चुअली वो सामान बेच के जिसको प्रॉफिट है ना, जिसको फायदा है, उस बंदे को टैक्स देना चाहिए। तो सरकार ने लगाया तो वो सेलर पे था, लेकिन दे दिया कंज्यूमर ने, तो लगाया किसी और पे, दिया किसी और ने। ऐसे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जिस पर लगाया जाता है उस बंदे की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मतलब कर्जदारी सरकार बोल रही है, लेकिन जो एक्चुअली में इसको पे कर रहा है उसने इसके बोझ को अफोर्ड कर लिया, तो लायबिलिटी किसी और पे, बर्डन किसी और पे। ऐसे टैक्सेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसकी लायबिलिटी और बर्डन दोनों एक ही बंदे पे लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल सुनने शुरू कर दो, इनकम टैक्स है, भाई मेरी इनकम पे टैक्स है, मैं ही दूंगा, पड़ोसी नहीं देंगे, ठीक है। एक है कॉर्पोरेट टैक्स, ये कंपनी के प्रॉफिट पे लगाए जाने वाला टैक्स है। भाई पेप्सी कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगाया, कोका कोला पे करने नहीं आएगी, तो ये भी शिफ्ट नहीं हो सकता किसी पे, यानी जिस पे लगाया है वही दे रहा है। हाउस टैक्स, आपके घर पे टैक्स लगाया तो पड़ोसी पे कर देंगे क्या, तो ये भी डायरेक्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है, जो बंदा गिफ्ट दे रहा है वो टैक्स उसी को देना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल है इसके, ठीक है, ध्यान रखना, और एटसेट्रा में और भी आ सकते हैं। इधर सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी है, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, सर्विस टैक्स है, ठीक है,
एंटरटेनमेंट टैक्स है, वैट है। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है? अब तुम थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए या सर्कस देखने के लिए, तो एंटरटेन करने जाते हो ना अपने आप को। तो जब टिकट परचेज करते हो ना, तो उसमें टैक्स का अमाउंट भी लिखा होता है और वो आप ही पे कर रहे होते हो। एक्चुअली किसको पे करना चाहिए ईमानदारी से? ये जो एंटरटेन करके पैसा कमा रहा है, सर्कस वाले या थिएटर वाले, उसको पे करना चाहिए। लेकिन पे कौन करता है? जो टिकट खरीदता है। तो यार बड़ी गड़बड़ी है इधर टैक्स के सिस्टम में, और ये इलीगल नहीं है, ये ग्लिच है उसके अंदर यार। तो सरकार ने क्या किया, 1 जुलाई 2017 को बोला सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म किया जाता है, और इसकी जगह पर एक नया टैक्स आ गया जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक कस्टम ड्यूटी वाला टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया है, वो अलग से ही है। जब तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो तब तक की बात है। वैसे इंक्लूड तो बहुत कुछ नहीं किया गया है। एक्साइज ड्यूटी शराब पे, सिगरेट पे अभी इंक्लूड नहीं की गई है, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द जीएसटी, ऑलमोस्ट। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सारे के सारे उसका कॉम्बिनेशन है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स तो अलग अलग थे, अलग अलग हैं। तो ये जान लो, जब भी जीएसटी लिखा होगा तो समझ लेना इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। अब इनके बीच में डिफरेंस आ जाए तो पहले नंबर पे डेफिनेशन, डायरेक्ट टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं जिसका लायबिलिटी और बर्डन एक ही बंदे पे होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसकी लायबिलिटी किसी और पे, बर्डन किसी और पे। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसके एग्जांपल और इसके एग्जांपल। तीसरा डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स हमेशा इंडिविजुअल्स पर लगाए जाते हैं, इंसानों पे। अब तुम कहोगे सर कॉर्पोरेट टैक्स इंसान पे कैसे लगाया? भाई कंपनी एक्ट में लिखा है कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस या तो गुड्स की सेल पे लग रहे हैं, या गुड्स के प्रोडक्शन पे लग रहे हैं, या सर्विस प्रोवाइड करने पे लग रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो 3 डिफरेंस हो गए। डिफरेंस तो और भी बन सकते हैं, लाइक ये प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, ये प्रोपोर्शनल या रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। वो लैंग्वेज अभी ध्यान रखनी नहीं है आपको। 3 डिफरेंस बता दिए मोटे मोटे तौर पे, 3 ध्यान रखो, बाकी क्वेश्चन आंसर के टाइम पे अच्छे तरीके से कराया जाएगा। कुल मिला के गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहां पर सरकार अपनी रिसिप्ट्स को और एक्सपेंडिचर को लिखती है, वहीं पहुंचते हैं सरकार के खर्चे और सरकार की रिसिप्ट्स को एनालाइज करते हैं। गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर ये 2 चीजें लिखी हुई है, एक सरकारी खर्चा और एक सरकारी रिसिप्ट्स, इनकी डिटेल बता रही है। एक बार एक्सपेंडिचर को एनालाइज करते हैं। यहां पर 2 वर्ड यूज कराऊंगा भाई। एक वर्ड यूज होगा अकाउंटेंसी का, एसेट्स। इसका मतलब समझ लो, जिसको एसेट्स के बारे में नहीं पता वो समझो जो भी तुम्हारी है प्रॉपर्टी, वो सब तुम्हारे एसेट्स हैं। चाहे तुम्हारी बुक है, तुम्हारा पेन है, तुम्हारा फर्नीचर है, तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा बेड, तुम्हारा बिस्तर या तुम्हारी गाड़ी, सब तुम्हारे एसेट्स हैं। एक वर्ड और यूज करूंगा, लायबिलिटी। जैसे कि आपकी लायबिलिटी है आपके पेरेंट्स के सपने सच करना, तो इसको कर्जदारी बोल सकते हो। किसी से लोन ले लेते हैं तो लायबिलिटी बन जाती है। 2 वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। इस्तेमाल करने से पहले अब एक देखो, यहां वर्ड है एक्सपेंडिचर। जनरली होता क्या है, जब हम खर्चा करते हैं, पैसे खर्च करते हो ना, तुम किसी को दोगे पैसे, तो पैसे देने के बदले कुछ ले लोगे ना। जब भी पैसा खर्च करते हो तो तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी बढ़ा लेते हो, एसेट्स बढ़ा लेते हो। तो पैसा खर्च करने के बदले हम अपने एसेट्स को बढ़ा लेते हैं। अगर नहीं बढ़ाए हो ना, तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है, एक दोस्त को उधार दे दिए यार 500 रुपए, तो तुमने कुछ नहीं खरीदा, लग रहा है कुछ नहीं खरीदा, खरीदा है। दोस्त को उधार दिए हो ना, तो जितने 500 रुपए होते हैं ना, तो ये मान लेते हैं इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में उतने ही हिस्से का दोस्त आपका हो गया। मतलब दोस्त भी उस टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी हो गया। जब तुम किसी को पैसे उधार पे देते हो तो उस बंदे को बोलते हैं डेटर, DEBTOR, डेब्टर लिखा जाता है लेकिन डेटर बोलते हैं। तो वो आपका एसेट्स हो जाता है, वो आपकी प्रॉपर्टी में। स्पेशल केस था इसलिए मैंने एक अकेला डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने किसी को पैसे दिए हैं इसलिए क्योंकि तुम पे कर्जा चढ़ा हुआ था, वो कर्जा उतर गया। तो जब कर्जा उतारते हो ना, तब कुछ नहीं खरीदते। यानी जब भी तुम्हारी जेब से पैसे निकलेंगे, या तो तुम कुछ खरीद रहे होंगे या फिर अपना कर्जा उतार रहे होंगे, यानी लायबिलिटी को कम कर रहे होंगे। ऐसा ही होता है असली की लाइफ में। सोच के देख लो, जब भी तुमने किसी को पैसे दिए, या तो चॉकलेट खरीद ली, पिज्जा खरीद लिया, पैटीज खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, स्कूटी खरीद ली, या फिर उधार उतार दिया अपना, यही होता है। अगर ऐसा हो गया, यानी ईदर तुमसे एसेट्स बढ़ गए तुम्हारे या फिर लायबिलिटी कम हो गई, तो तुम्हारे इस वाले खर्चे को सरकार बोलती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, तुम्हारा खर्चा नहीं, पहली बात तो ये। अब सरकार के ऊपर ऐसा है, सरकार ने कोई भी खर्चा किया और उस खर्चे से सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ गई या सरकार का कर्जा उतर गया, उस खर्चे को सरकार बोलती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली ऐसा ही होता है। नॉर्मली, सॉरी रेवेन्यू कह रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलती है सरकार। नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी
सरकार ने खर्चा तो किया, उसकी वजह से ना ही नीदर सरकार के एसेट्स बढ़े नॉर सरकार की लायबिलिटी कम हुई, तो वो सरकारी खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब ऐसा कौन सा खर्चा है भाई, देखते हैं। सरकार ने मान लो ब्याज पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, तो यार इंटरेस्ट पे करने से कोई कर्जा थोड़ी उतर जाता है, जितना लोन था उतना ही लोन रहेगा ना। इंटरेस्ट पे कर दिया सरकार ने, कुछ नहीं हुआ, नहीं उतरा कर्जा, ना ही इंटरेस्ट पे करने से सरकार ने कुछ खरीदा, तो ऐसे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही अपनी रिसिप्ट्स भी दो पार्ट में डिवाइड की हुई है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। तो भाई इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके काम की चीज है यहां पर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, खर्चों की बात की है ना, और हर एक एग्जांपल में हम ये डिसाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एसेट्स पे कोई फर्क पड़ा या लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा, चेक कर रहे हैं। चलो पहला लिखा है, यही आता है पेपर में, ऐसा एग्जांपल देगा और पूछेगा कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। भाई कोई खर्चा अगर तुम्हारे एसेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क डाल रहा है तो वो कैपिटल की कैटेगरी में आएगा, नहीं डाल रहा तो रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एग्जांपल लिखा है बेसिकली, लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट। लोन दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट को और फॉरेन गवर्नमेंट को, हमारे देश की सरकार ने लोन दे दिया। जैसे तुमने अपने दोस्त को पैसे दिए, तो जैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हारा एसेट्स हो गया डेटर बन के, ऐसे ही अगर हमारे देश की सरकार ने किसी दूसरे देश की सरकार को लोन दे दिया तो वो सरकार हमारा एसेट्स बन गई, तो हमने ये लोन देकर अपने एसेट्स बढ़ाए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सरकार ने अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है, यानी सरकार ने अगर किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए हैं, तो भाई सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ गई है, सरकार ने फिर से अपने एसेट्स बढ़ा लिए हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। फिर लिखा है रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब है सरकार ने कभी लोन लिया था, अब वापस कर दिया, यानी सरकार ने अपना कर्जा उतार दिया, ठंडक मिल गई गले को कह रहा हूं, दिल को सरकार के, तो लायबिलिटी उतर गई ना। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी सरकार का खर्चा है, सरकार इसमें अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रही है बिल्डिंग बना के, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड फ्लाईओवर सरकार के ही होते हैं ये, सड़क वगैरह, तो सरकार ने यहां पर जो खर्चे किए हैं उससे या तो एसेट्स बढ़ रहे हैं या लायबिलिटी कम हो रही है। तो दोस्तों जितने भी ये खर्चे हैं ना, ये सभी खर्चे सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। एक्सपेंडिचर को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब इधर देखो खर्चा लिखा है इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ने ब्याज दिया है, ब्याज देने से ना तो कुछ खरीद पाई सरकार, ना अपना कर्जा उतार पाई, तो ना ये हुआ ना ये हुआ। अच्छा, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, अब केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट पे दे दिया। अब ग्रांट वर्ड यूज करते हैं, क्या होता है, देखो केंद्र सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन पे पैसा दे रही है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेस्ट जरूर लेगी, तो वो सरकार के रिसिप्ट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देती है जा, जो तेरे से छोटे मोटे पैसे लेने थे वो तेरे माफ कर दिए, यानी सरकार ने माफी की है कुछ पैसों की, तो उसको ग्रांट बोलते हैं, ठीक है। ये खर्चा ही कर दिया ना, मान लो 500 रुपए का इंटरेस्ट लेना था, सरकार ने बोला नहीं ले रहे, तो सरकार के 500 रुपए खर्च हो गए एक तरीके से फ्री में, ऐसा माना जाता है। तो इससे ना तो सरकार ने कोई अपना एसेट्स बढ़ाया ना कोई कर्जा उतारा। सब्सिडीज देती है फैक्ट्री को, कुछ नहीं बढ़ा सरकार के पास। गवर्नमेंट ने सैलरीज और पेंशन दी है अपने एम्प्लॉइज की, गवर्नमेंट ने डिफेंस पे खर्चा किया है, गवर्नमेंट ने दवाइयां बनवाई है, बिल्डिंग नहीं बनवा रहे, आर्मी के लिए टैंकर नहीं खरीद रहे, ठीक है ना, यहां पर सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार ने कुछ बिल्ड नहीं किया अपने पास। तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चलो ये बात तो हो गई सॉर्टेड सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन दे दो जी। तो सरकारी ये बताया था ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिससे ना तो एसेट्स बढ़ेंगे ना लायबिलिटी कम होगी। याद करने का फॉर्मूला ही बता रहा हूं साथ ही साथ में। तो सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच नीदर रिड्यूसेस लायबिलिटी नॉर क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जिनसे ना तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है ना एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। आपको लैंग्वेज टफ लग रही है तो क्रिएट की जगह लिख दो इंक्रीज, विच नीदर इंक्रीजेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और रिड्यूस की जगह लिख दो डिक्रीजेस, है ना, जिनसे सरकार की ना तो लायबिलिटी कम होती ना एसेट्स बढ़ते, वो सारे खर्चे। अब यहां पर नीदर नोर लिखा हुआ है ना,
अब इसकी जगह ईदर और लिख दो, नीदर नोर को ईदर और कर दो, तो डेफिनेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह बन जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो सेम डिट्टो डेफिनेशन लिखी है, बस नीदर की जगह ईदर लिखा है, नोर की जगह और लिखा है, सेम डेफिनेशन। आप पढ़ लो एक बार वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। गवर्नमेंट की रिसिप्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं भाई। अब ये कुछ सरकार को जो पैसे मिलते हैं उसके एग्जाम्पल है। जब तुम्हें ही पैसे मिलते हैं तो वो भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन सरकार को जब पैसा मिलता है तो सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज पर क्या फर्क पड़ता है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट या फिर सेल ऑफ शेयर इन पीएसयू। सरकार जब अपनी कंपनी का एक हिस्सा बेच देती है तो सरकार को पैसे मिलते हैं, बिल्कुल रिसिप्ट है। लेकिन सरकार ने यहां पर अपनी कंपनी का हिस्सेदारी कम कर ली, एसेट्स कम कर लिए हैं, ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स कम किए, अपनी प्रॉपर्टी कम की है। रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने किसी को लोन पे पैसा दिया हुआ था, आज वो बंदा वापस कर गया, तो सरकार का पहले वो एसेट था, बंदा डेटर था, अब वो लोन का पैसा वापस कर गया, तो अब सरकार से उसका कोई ताल्लुकात नहीं रहा ऐसा पैसों का। तो सरकार ने यहां पर भी उससे पैसा लेकर अपना एसेट्स कम किया। एसेट्स क्यों बोलते हैं? जब हम किसी को लोन पे पैसा देते हैं ना, वो हमें इनकम दे रहा होता है इंटरेस्ट के तौर पे, इसलिए उसको एसेट बोलते हैं। अगर वो बंदा सारे पैसे वापस कर गया तो मतलब हमारी अब इनकम नहीं होने वाली उससे। बोरिंग्स, उधार पे तुमने पैसा ले लिया तो अपने ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। फिर प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड एक सरकारी डिपार्टमेंट है, यानी जो लोग नौकरी कर रहे हैं परमानेंट बेसिस पे, वो अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा प्रोविडेंट फंड के तौर पर जमा कराते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट ही अलग, जिस कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं ना, तो कंपनी के मालिक अपने आप जमा करा देते हैं उनकी सैलरी में से काट के। ये रूल होता है, कानून है। तो सरकार इस पैसे को अपने पास रखती है और इस्तेमाल करती है और अपने ऊपर कर्जा मानती है, कहती है कि ये पैसे मुझे उनको देने ही पड़ेंगे जब वो लोग मांगेंगे। भाई जब मर्जी मांग सकते हो, रिटायरमेंट में मांग सकते हो या नौकरी के कुछ साल बाद मांग सकते हो। तो इस पैसे को सरकार कर्जा मान के चलती है, सरकार के ऊपर लायबिलिटी है। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी लोग पैसा जमा कराते हैं, जैसे बैंकों में कराते हैं, तो वो भी सरकारी पोस्ट ऑफिस ही है। सरकार इस पैसे को इस्तेमाल ही करती है, कर्जा मानती है, फिर से लायबिलिटी बढ़ा रही है। और ये वाले देख लो, टैक्स है, टैक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। टैक्स के बदले सरकार कोई वादा नहीं कर रही कि आपने टैक्स दिया है तो आपके घर के बाहर ही सड़क बनाई जाएगी, ऐसा नहीं बोल रही गवर्नमेंट, ध्यान रखना इस बात को। तो भाई टैक्स के बदले, टैक्स जब सरकार को मिल रहा है ना, पैसे मिल रहे हैं, तो सरकार का ना तो कोई प्रॉपर्टी बढ़ रही है ना एसेट्स कम हो रहा है, यानी ना तो कोई प्रॉपर्टी कम हो रही है ना सरकार के ऊपर कोई कर्जा चढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इन दोनों में से, है ना। ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट ने या WHO ने कुछ माफ कर दिया भारत सरकार का, तो माफ करने से गवर्नमेंट का ना तो कुछ गया ना कर्जा चढ़ा, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे से फीस ले ली, चालान काट दिया, सरकार पे कोई इंपैक्ट नहीं। इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो ना तो सरकार की कुछ प्रॉपर्टी कम हो रही ना लायबिलिटी बढ़ रही। गवर्नमेंट की कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या डिविडेंड हो रहा है, इसके अलावा एस-शीट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यार इधर जो लिखे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इधर वाली गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स है, इन रिसिप्ट्स को बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और इन वाली रिसिप्ट्स को बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कोई पूछ ले कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, तो सरकार की वो रिसिप्ट्स जिससे या तो सरकार के एसेट्स कम हो जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। और ऐसा ना हो तो वो रिसिप्ट सारी रेवेन्यू रिसिप्ट। डेफिनेशन लिख दिया तुम्हारे सामने। रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में लिखा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्रिएट का मतलब इंक्रीज मान लो, जो ना तो लायबिलिटी सरकार की बढ़ाती ना सरकार के एसेट्स कम करती। टैक्स के तौर पे सरकार को पैसा मिलता है, तो कौन सा कर्जा चढ़ जाता है सरकार के ऊपर? क्या कौन सा सरकार अपनी कोई प्रॉपर्टी कम कर देती है? नहीं ना। इसी डेफिनेशन में नीदर नोर की जगह आप इधर और लगा दो, डेफिनेशन बन जाएगी कैपिटल रिसिप्ट की। सिंपल डेफिनेशन है, मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करके पढ़ लो, यहां इधर और लगा हुआ है। आप रिड्यूस की जगह डिक्रीज वर्ड यूज कर सकते हो, क्रिएट की जगह इंक्रीज वर्ड यूज कर सकते हो। भाई बहुत सिंपल सॉर्टेड है, मैं कह रहा हूं चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर मैंने बताया था बजट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कराऊंगा। बजट डेफिसिट वो सिचुएशन जहां पर सरकार के टोटल खर्चे ज्यादा है और टोटल रिसिप्ट्स कम है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा है ना। गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। 3 टाइप के गवर्नमेंट के रेवेन्यू मतलब डेफिसिट है। ये डेफिसिट किस तरीके के हैं आपको पीछे वापस ले आता हूं, फिर बताता हूं। मान लो ये जो मैं बना रहा हूं, अब ये बनाना आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। गवर्नमेंट जब भी अपना बजट लिखती है तो एक साइड पर अपने खर्चे लिखती है, मान लो यहां पर लिख रही है सरकार अपने खर्चे, और एक साइड पर अपनी रिसिप्ट्स लिखेगी, कहां कहां से सरकार के पास पैसा आ रहा है।
बीच में डाल दी लाइन और ऐसे कर दिया, तो ये एक्सपेंडिचर में बहुत सारी लिस्ट बनेगी, रिसिप्ट्स भी सरकार की बहुत सारी होगी, होगी नहीं होगी, और यहाँ पर उनका अमाउंट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा, तो देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर में सरकार एक तरफ लिख रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार के बहुत सारे, कुछ है सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो ही तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं ना। रिसिप्ट्स में सरकार के कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। राइटिंग समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अगली बार से साफ राइटिंग लिख दूंगा भाई। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होंगे, यहां लिखे जाएंगे, और इधर अमाउंट भी लिखा जाएगा कि कितने कितने रुपए का सरकार ने खर्चा किया है या कितने कितने रुपए की कमाई हुई है। ठीक है जी, यहां पर इनका टोटल आ जाएगा, तो इधर लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इधर लिखेंगे टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, टीआर लिख दिया, यहां पर कुछ भी अमाउंट आ जाएगा, मान लो वटेवर। सिर्फ अगर हम इसको कंपेयर करें रेवेन्यू वालों को, मान लो रेवेन्यू का खर्चा सरकार का 100 रुपए का है और रेवेन्यू की रिसिप्ट सरकार को 80 की हो रही है, सिर्फ इसको ही कंपेयर करें, ना टोटल ना कैपिटल ना कुछ, तो बोलेंगे सरकार को रेवेन्यू की टर्म्स में घाटा हो रहा है, रेवेन्यू वाले खर्चे सरकार ज्यादा कर रही है और रेवेन्यू वाली रिसिप्ट सरकार को कम हो रही है, तो इस डेफिसिट को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो आगे लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट वो सिचुएशन है जहां पर सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स से। सिंपल सी बात। अब ऐसा सोच के लगता है कि यार कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट से ज्यादा होंगे तो कैपिटल डेफिसिट भी आता होगा, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सरकार ने नहीं बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार ने दूसरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड बनाया है, ठीक है ना। आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ लो जरा। मैं कह रहा हूं यहां पर आ जाओ, फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है, सरकार ने सोच लिया कि सरकार 1000 रुपए का खर्चा करेगी देश में, ठीक है, और सरकार ने यह भी सोच लिया कि सरकार के पास कुल मिला के 900 रुपए आएंगे। तो यार सरकार को क्या लगता है, सरकार ने बोला कि 1000 रुपए खर्च होंगे, 900 रुपए आएंगे, तो 100 रुपए का जुगाड़ कैसे करेगी सरकार, या अपने खर्चे कम कर देगी। खर्चे कम नहीं करती, देश की डेवलपमेंट और ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जितना सरकार ने सोचा उतना खर्चा तो करेगी। लेकिन मुद्दा यहां बनता है कि सरकार 100 रुपए का जुगाड़ कैसे करेगी। जो शुरू में सरकार सोचती है ना, सरकार के रिसिप्ट है, यहां पर अभी उधार का पैसा नहीं लिया हुआ, अब सरकार इन दोनों का अंतर 1000 में से 900 माइनस कर दो, 100 बच गया ना, ये पैसा उधार पर लेती है। ध्यान रखना, सरकार ऐसे ही करती है, बाद में उधार लेती है, पहले देख लेती है उधार की जरूरत कितनी है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस उधार की जरूरत दिखा रहा है, उस डिफरेंस को यानी उस उधार को ही बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट, इसको ही बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। फिर प्राइमरी पे आते हैं, एक बारी जरा देख लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, हर एक चीज की डेफिनेशन। तो बजट डेफिसिट सिंपल मोटी मोटी बात यह है कि जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा है, उस सिचुएशन को बोलेंगे बजट डेफिसिट। लिखा भी है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज मोर देन इट्स टोटल रिसिप्ट्स, जैसा बोला वैसी डेफिनेशन, ठीक है। अगला रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज अ सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपए के हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट 80 की है, तो दोनों का डिफरेंस कर दो, रेवेन्यू डेफिसिट 20 रुपए का आ गया। एग्जाम में आ जाएगा, अच्छा रेवेन्यू डेफिसिट से क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, जो भी चीज इससे पता चलता है वो बोलते हैं इसकी इंप्लीकेशन क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट की इंप्लीकेशन ये है कि अब रेवेन्यू बजट में तो डेफिसिट हो ही गया, तो गवर्नमेंट के ऊपर कैपिटल बजट पे बर्डन बढ़ जाएगा, तो फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर बढ़ जाता है। ये मतलब अब सरकार को भाई नुकसान हुआ है, यहां पर बेसिकली इस नुकसान की भरपाई के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा सरकार अरेंज करेगी, अरेंज करने के लिए लोन लेगी तो लोन के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, तो फंस जाएगी, फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर बढ़ जाता है। मेनली यही जान लो आप, ठीक है। और बस इतना ही, एक नॉर्मल पॉइंट अभी यही है, बाकी और डिटेल में पढ़ोगे तो पता लगता रहेगा। फिस्कल डेफिसिट पे आ जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट वो सिचुएशन है जब टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का ज्यादा होता है टोटल रिसिप्ट से। अरे नहीं, ये क्या है, ये तो बजट डेफिसिट है, हाँ ये बजट डेफिसिट है, लेकिन इस टोटल रिसिप्ट में सिर्फ बोरिंग्स जैसी लायबिलिटी को हटा दो, तो यहां बोलेंगे एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। मैं सिर्फ ये बोरिंग्स लिख देता हूं, ये हटा दिया, ये टोटल रिसिप्ट टोटल नहीं है, इसमें अभी उधार के पैसे हैं नहीं,
नहीं है तो जो इन दोनों के बीच का अंतर है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। जैसे कि देखो पहले बताया था अभी यहां पर सरकार को लगता है कि 1000 मिलेंगे और 1000 खर्च करेगी और 900 मिलेंगे, तो लगता है 100 रुपए कहां से आएंगे, बोरिंग लेगी, लेकिन बोरिंग नहीं जोड़ी ना अभी तक, तब तक की टोटल रिसिप्ट काउंट कर लो तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। यानी उधार लेने से पहले जो सरकार का घाटा होता है टोटल, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट तो बता रहा है कि कितना पैसा उधार पे लेना है, बिल्कुल यही बता रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट के मोटे मोटे फॉर्मूले बन जाते हैं। पहली बात तो इट इज अ सिचुएशन, डेफिनेशन पढ़ लो, इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बजट आर मोर देन टोटल रिसिप्ट। इतना लिख दोगे तो बजट डेफिसिट की डेफिनेशन बन जाएगी। लेकिन फिस्कल डेफिसिट में क्या लिखना है एक्स्ट्रा, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। यानी बनेगा फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा नेट ऑफ बोरिंग्स, नेट का मतलब यहां पर एक्सक्लूडिंग है। और आपको जब जब क्वेश्चन लिखा मिलेगा वहां पे सिर्फ बोरिंग्स नहीं लिखा मिलेगा बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। इस बात को ध्यान रखना भाई, कैडा कह के पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है और एक बार में करना है, ध्यान रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू अगर आपको गिवन होगी तो लिख देना, ठीक है। टोटल रिसिप्ट्स की वैल्यू गिवन होगी तो लिख देना, नहीं गिवन तो टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट का टोटल है। ये क्या लिख दिया मैंने, देखते हैं जरा, देखो ये फॉर्मूला बड़ा लफड़े वाला है। सरकार की जो रिसिप्ट्स हैं, इधर ही देखो गवर्नमेंट बजट को कैसे डिवाइड किया हुआ है, यहां बताऊं क्या, इधर बताता हूं। ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट बना रहा हूं मोटे मोटे तौर पे। ये लिखा है गवर्नमेंट बजट, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक सरकार के खर्चे और एक है गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट ने अपने खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बड़ी सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में आती है। फिर गवर्नमेंट ने अपने रिसिप्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। बड़ा सही समझ में आता है, ठीक है। अब कहानी अलग है। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, इसके अंदर दो टाइप है, एक ऐसी रेवेन्यू रिसिप्ट है जो टैक्स की फॉर्म में सरकार को मिल रही है, तो इसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और एक ऐसी रिसिप्ट है, रेवेन्यू ही है वो, लेकिन टैक्स की फॉर्म में नहीं मिल रही सरकार को, जैसे फीस, फाइन, ये टैक्स नहीं होता ना, एस चीट टैक्स नहीं होता ना, लेकिन होता रेवेन्यू रिसिप्ट ही है, तो वो होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की फिर आगे दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में जाएगी, और एक होती है इनडायरेक्ट टैक्स वाली रेवेन्यू रिसिप्ट जो सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में मिलती है। कैपिटल रिसिप्ट की भी डिवीजन है, ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जो सरकार के ऊपर उधार चढ़ा दे उसको बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यानी बोरिंग्स। ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जो सरकार के ऊपर उधार ना चढ़ाए उसको बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो यार जो सरकार के ऊपर उधार नहीं चढ़ाती, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया तो सरकार के ऊपर उधार नहीं चढ़ा, यानी सरकार ने अपनी कंपनी का हिस्सा बेचा है ना, सरकार के ऊपर उधार नहीं चढ़ा, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये वाली कैपिटल रिसिप्ट को यहां पर शामिल किया गया है जो लिखा है ना नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तुम कहोगे सर दो माइनस का निशान क्यों है, क्योंकि टोटल रिसिप्ट्स जो है वो इन दोनों को जोड़कर आएगी, फिर ब्रैकेट लगाओगे ऐसे, बीच में प्लस का निशान होगा यहां पर, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो निशान माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब जब न्यूमेरिकल आएंगे तब इसका यूज है। कोई पूछ ले इसकी इंप्लीकेशन क्या है, साफ पता लग रहा है कि फिस्कल डेफिसिट सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट को शो करता है, तो लिखेंगे फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने कितने पैसे उधार लेने वो बताता है। कभी कभी न्यूमेरिकल आता है और वहां पर आपसे फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला नहीं लग रहा होता, तो वहां पर जो भी बोरोइंग का अमाउंट लिखा होगा ना, बोरोइंग के अमाउंट को ही बोल देना यही फिस्कल डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट और बोरिंग का अमाउंट सेम सेम आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्राइमरी डेफिसिट, ये नहीं बताया था मैंने, ये बेचारा तभी कैलकुलेट हो सकता है जब फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेटेड हो। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देना जो सरकार ब्याज पे पेमेंट देती है, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो प्राइमरी डेफिसिट होगा। इसकी डेफिनेशन भी प्यार से लिखी है, इट मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। तो
फॉर्मूला ये बन गया फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स, पुराने लोन पे ब्याज दे रहे हैं हम। अब इसकी इंप्लीकेशन की बात करो तो फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट दोनों की इंप्लीकेशन सेम है, बस यहां पर लिखना है इट शोज बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंक्लूसिव इंटरेस्ट पेमेंट, तो इधर लिखना है इंप्लीकेशन में यह भी सरकार की बोरिंग रिक्वायरमेंट शो करता है, इट शोज बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट के लिए आई लिख दिया, ठीक है। फिर फिजिकल डेफिसिट है तो इसकी एक और इंप्लीकेशन है, इट मे बी इन्फ्लेशनरी, मतलब फिजिकल डेफिसिट की वजह से देश के अंदर महंगाई आ सकती है, और सेम इसके साथ है, दोनों सेम सेम से सिर्फ इंटरेस्ट का ही तो है, ये भी इन्फ्लेशनरी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा इन्फ्लेशनरी होते हैं, महंगाई आ सकती है। क्यों आएगी महंगाई? भाई सरकार को डेफिसिट हुआ है, बहुत मोटा डेफिसिट हुआ है, टोटल में डेफिसिट है, कोई रेवेन्यू की तरह छोटा डेफिसिट नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट की एक और इंप्लीकेशन हो गई फिर यहां पर कि रेवेन्यू में अगर डेफिसिट हो जाएगा, कहां गया ये रहा, तो इसके ऊपर से सरकार कैपिटल बजट के ऊपर बर्डन चला जाएगा, कैपिटल बजट पे बर्डन चला जाएगा, नीचे इन पे चला जाएगा ना बर्डन, कहां गया इन पे चला जाएगा बर्डन, अगर ऊपर ही नुकसान हो गया तो। खैर ये बात नहीं भी समझ आ रही तो अवॉइड कर दो, अवॉइड कर दो, अवॉइड कर दो इंप्लीकेशन का ये वाला पॉइंट, ठीक है। हमने बता दिया इन्फ्लेशनरी हो सकता है, मतलब इन्फ्लेशन, सरकार को नुकसान हुआ है तो देश में महंगाई कैसे हो सकती है? भाई देखो सरकार ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, अब गवर्नमेंट का खर्चा भी है ना देश की टोटल डिमांड का हिस्सा है, टोटल डिमांड को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, तो सरकार ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है तो देश ने टोटल डिमांड ज्यादा कर दी है। जब जब डिमांड ज्यादा होगी ना, सेलर के पास सामान कम पड़ा होगा, खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं तो सेलर प्राइस बढ़ा देते हैं, तब प्राइस बढ़ने लग जाएंगे, ये इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर करने हैं। तो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहला रीड कर लेते हैं। लिखा है इन अ गवर्नमेंट बजट द रेवेन्यू डेफिसिट इज 35 करोड़, लिख देता हूं भाई यहां पर, चलो लिखते नहीं अभी, रेवेन्यू डेफिसिट 35 है, इफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर 70, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 120, देन हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, अरे अरे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल बाबू, रेवेन्यू डेफिसिट से रिलेटेड बात बोल रहे हैं ना, तो रेवेन्यू डेफिसिट को मैंने आरडी लिखा, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू 35 है तो इसकी जगह लिख दिया 35, चलो जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू इसने पूछी है तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ दो। रेवेन्यू रिसिप्ट की वैल्यू कहीं लिखी है, ये लिखी है रेवेन्यू रिसिप्ट की वैल्यू 70, तो ये 70 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 70 और 35 105 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ गई, और करोड़ में है तो करोड़ में लिख देना भाई इसको, करोड़ रुपीस करोड़, ये आंसर आ गया। यानी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो 120 का अमाउंट था उल्लू बनाने के लिए दिया था। न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करने हैं, एक बार न्यूमेरिकल पढ़वा दूं ना तो वीडियो को पॉज कर दिया करो, अपनी मर्जी से सॉल्व करो, ठीक है। अगले पे आ जाओ, लिखा है इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट एज पर द गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग अ ईयर इज 1,40,000 करोड़, सरकार को इंटरेस्ट चाहिए 140,000 करोड़ का भाई। इफ द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर 270,000 करोड़, गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट, सरकार को उधार का पैसा चाहिए 2,70,000 करोड़, देन हाउ मच इज द प्राइमरी डेफिसिट? कलाकारी वाला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो भाई ध्यान रखो जो बोरिंग रिक्वायरमेंट होती है ना सरकार की, इसको ही फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, इंप्लीकेशन में ही पढ़ा था ना। तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो 1,40,000, तो 2,70,000 फिस्कल डेफिसिट, इसमें से 1,40,000 माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट, तो जो भी अंतर आएगा तुम्हारे पास 1,30,000 करोड़ आएगा, ठीक है जी। हाँ ये आएगा, ये है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट का। फिस्कल डेफिसिट ये रहा, इंटरेस्ट ये रहा, दोनों को माइनस किया है, ठीक है जी। आ गया आंसर, ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ गवर्नमेंट बजट द प्राइमरी डेफिसिट इज 12,000 करोड़, पेन का कलर चेंज कर लो, बहुत देर हो गई। प्राइमरी डेफिसिट 12,000 है मान लो, एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 7,000, तो पूछा है फिस्कल डेफिसिट कितना है। प्राइमरी डेफिसिट इस बार दे दिया है, हमें तो ये पता है प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये 12,000 है,
इसकी जगह लिखा 12,000। फिजिकल डेफिसिट तो पूछा ही है उसने, इसको छोट में लिख दिया FD। इंटरेस्ट पेमेंट 7,000 लिखा है। तो यार करना क्या है, पेन का कलर चेंज करके 7,000 या माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएंगे। 12,000 और 7,000 19,000 करोड़ फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू आ गई। ये न्यूमेरिकल की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस हो रही है। ये धाकड़ लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये तो छोटे छोटे हैं, ठीक है। अब देख लो थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चन। ये बोल रहा है एज पर द गवर्नमेंट बजट इंटरेस्ट पेमेंट आर एस्टिमेटेड ₹10,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट फिर से 10,000 दिया हुआ है, विच इज 40% ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, तो बोल रहा है कैलकुलेट द फिजिकल डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। अब जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट पेमेंट इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, वैल्यू लिखो 10,000। 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, ऑफ को लिखते हैं मल्टीप्लाई। प्राइमरी डेफिसिट कितना है, दिया ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो अब दोस्तों यहां से प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। कैसे, इसको बेचारे को यहीं रहने दो, ये वाला फ्रैक्शन उधर ले जाओ। तो यहां लिखा है 10,000, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 40 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। काटा पीटी कर दो, पेन का कलर चेंज कर देता हूं। 1 0 से 1 0 गई, और 10,000 को अगर 100 से करोगे 1 लाख, 1 लाख बटे 4 25,000 आ गया। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, प्राइमरी डेफिसिट 25,000 आ गया। लेकिन पूछा क्या है, फिजिकल डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू 25,000 है, फिजिकल डेफिसिट को ऐसे ही छोड़ दो। इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू कितनी थी, 10,000, ये रही 10,000। 10,000 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, 25 और 10 35। तो फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा ₹35,000 CR, यानी करोड़। ऐसे निकलते हैं आंसर, बड़ी कलाकारी से आंसर निकाले हैं, हल्का क्वेश्चन नहीं है। अगले पे आ जाओ, बड़े लेवल का क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर का बनता है। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई फाइंड द फॉलोइंग, यानी फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालो। रेवेन्यू डेफिसिट की बात नहीं कर रहा, तुम पहले वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन देख लो, नहीं तो फिर मैं चालाकी वाली बात आपको बताता हूं क्या है, ठीक है। चलो जी, यहां पर इसने एक सिस्टम दिया है कि फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला लग ही नहीं रहा। तो मैंने बोला जब बोरिंग्स लिखी हो तो बोरिंग्स के इक्वल जो अमाउंट लिखा हो उसको ही फिजिकल डेफिसिट बोल दो। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू 15,000 करोड़, और ब्रैकेट में लिख देना फिजिकल डेफिसिट शोज बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए लिखा है 15,000 करोड़। तब मिलेंगे पूरे नंबर, सिर्फ 15,000 करोड़ लिखने से नहीं मिलेगा, वो लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, ये होता है फिजिकल डेफिसिट 15,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट ये लिखी कितनी है, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, यही चालाकी थी उसकी। रेवेन्यू डेफिसिट उसने पूछा नहीं, लेकिन बोल रहा है कि यहां पर इंटरेस्ट निकलेगा रेवेन्यू डेफिसिट का 25% हिस्सा। तो रेवेन्यू डेफिसिट निकालो पहले, रेवेन्यू डेफिसिट साइड में निकाल लो। यहां पर रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है सबसे ऊपर 70,000, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स दी हुई है ये रही 50,000, तो यार ये 20,000 हो गया। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट है 25%, यानी 25/100 ऑफ 20,000। 20,000 नहीं है, हाँ, तो 20,000 का 25%, 2 0 से 2 0 गई, कैंसिल कर लोगे तो ये बन जाएगा हमारा 5,000। तो इंटरेस्ट की वैल्यू 5,000 आ गई है, ये वाली वैल्यू जो आई है वो इधर पुट कर देंगे। तो 15,000 में से ये 15,000 थे, ये 5,000 माइनस कर दो, तो ₹10,000 करोड़ आंसर आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट का। कलाकारी से सोल्व हुआ है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, ये बात समझ लेना। अगले पे दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर का धुआंधार टॉपिक यही है, यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पूरा का पूरा। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको तुम बोल लो ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस या सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार अपने बजट से करना क्या चाहती है, ये 6 बातें करना चाहती है सरकार, ठीक है। क्या है, अभी 6 बातों को करने से पहले बता दूं कि ये लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसका दूसरा नाम भी है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। दूसरे पे लिखा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरे पे लिखा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फिर प्राइस स्टेबिलिटी दूसरा नाम है, चौथे पे इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट में। आपके सामने 6 के 6 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं।
एक बार मैं सामने से हट रहा हूं, ठीक है, चीजों को पढ़ लो, फिर शुरू करते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो एक एक ऑब्जेक्टिव कम से कम 3-4 नंबर के लिए आपको प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है भाई, और ज्यादा नंबर का भी आ सकता है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इनका इस्तेमाल तो है ही है। तो पहले नंबर में हम डिस्कस कर रहे हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अब सरकार देश के अंदर इनइक्वालिटी यानी अमीरी और गरीबी के बीच का जो फर्क है उसको कम करना चाहती है अपने बजट से। कैसे कम करेगी सरकार? जो रिच बंदा होता है ना, अमीर आदमी के साथ क्या करती है, इसकी इनकम पे ज्यादा टैक्स लगा देती है, ठीक है। जो ये सामान खरीदता है, कार, एसी, महंगे महंगे मोबाइल फोन, लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, उन पर भी टैक्स ज्यादा लगा देती है। तो अमीरों के पास खर्च करने के लिए पैसे फिर कम बचते हैं। जो पैसे खर्च करने के लिए होते हैं ना, उनको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जैसे मान लो आपकी टोटल इनकम 100 रुपए है और आपने उसमें से 2 रुपए का टैक्स दे दिया, तो आप 100 रुपए थोड़ी खर्च कर सकते हो, 98 रुपीज खर्च कर सकते हो ना। तो आपकी टोटल इनकम 100 रुपए है और डिस्पोजेबल इनकम 98 है, यानी द इनकम विच इज रेडी फॉर कंजम्पशन इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो ये डिफरेंट वर्ड था। तो अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया उनकी इनकम पे भी, और जो सामान वो खरीद रहे हैं उन पे भी, तो इनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। पुअर के साथ क्या करती है सरकार? गरीब बंदे को या तो टैक्स में छूट दे देगी, टैक्स रिबेट बोल दो या टैक्स कंसेशन बोल दो, या जहां जरूरत है उसको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। गरीब को सब्सिडीज, क्या सब्सिडीज वाला पॉइंट नहीं यहां पर वैलिड, गरीब को जो पैसे दिए जाते हैं, फ्री सर्विसेज देती है सरकार मान लो, ठीक है, लाइक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा खर्चा एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज पे होता है। सरकार ने दोनों ही चीजें फ्री कर रखी है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने की कोई फीस नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने की कोई फीस नहीं है, तो मोटा खर्चा सरकार बचाती है। तो ऐसे गरीबों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़वा देती है, अमीरों की डिस्पोजेबल इनकम कर देती है, कम कर देती है। कैसे? दो चीजों का इस्तेमाल कर रही है, एक तो टैक्स का और एक सरकार अपना खर्चा भी कर रही है, ठीक है ना। तो सरकार इन दोनों का इस्तेमाल करके अमीरी और गरीबी के बीच का गैप कम से कम करती है, बराबर नहीं करना चाहती। बराबर कर देगी तो फिर मकान कौन बनाएगा? मतलब कोई भी बंदा कुछ भी काम नहीं करेगा, सब बराबर के होंगे, लड़ने लग जाएंगे। तो इनइक्वालिटी कम करना चाहती है, तो अमीरों पर ज्यादा टैक्स, गरीबों पर कम टैक्स, या हो सके तो उनको टैक्स में छूट, नहीं तो टैक्स माफ, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें फ्री में देना, राशन वगैरह भी आ जाता है कभी कभी, तो ठीक है। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी तो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन 3 पार्ट में लिखी हुई है। जो सरकार अमीरी और गरीबी के बीच के गैप को कम कर रही है ना, तो बोलते हैं सरकार अपनी बजट की पॉलिसी को इस्तेमाल करके ऐसा कर सकती है। बजटरी पॉलिसी वर्ड यूज करते हैं यहां पर, या फिस्कल पॉलिसी भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो लाइन लिखी है, द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कैसे हेल्प करती है? लिखा है द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्स रेट ऑन इनकम ऑफ रिच, अमीरों पर टैक्स रेट बढ़ा दो, एंड शुड इंपोज हाई टैक्स ऑन लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम पे टैक्स ज्यादा कर दो। इससे क्या होगा? इट विल रिड्यूस देयर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द गवर्नमेंट शुड गिव टैक्स कंसेशन टू द पुअर, गरीबों को टैक्स में छूट दो, एंड शुड प्रोवाइड सर्टेन बेसिक सर्विसेज फ्री, लाइक हेल्थ सर्विस या एजुकेशन सर्विस। इट विल रेज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पुअर। तो गरीबों को इससे फायदा होगा। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया भाई, यहां लिख दे पहला ऑब्जेक्टिव, ऐसे आ रहा नजर आपको। दूसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कमाल का ऑब्जेक्टिव है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 3 ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट रिसोर्स को रीएलोकेट कर देती है। कैसे करती है? मान लो एक कंपनी है जो टोबैको प्रोडक्ट्स बना रही है, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, इनमें से कुछ भी बना रही है, नुकसान दे रही है। एक कंपनी है जो इको फ्रेंडली चीजें बना रही है, इन्वायरमेंट को फायदा देने वाली चीजें बना रही है ना। तो सरकार क्या चाहती है कि जो चीजें हमारे लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि ये, इनका प्रोडक्शन कम हो जाए, और जो चीजें देश के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर रही है उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो यार अगर सरकार इन लोगों से टैक्स ज्यादा वसूल ले और जो टैक्स के तौर पर पैसा आए वो पैसा इनको दे दे, तो बोलती है सरकार कि हमने रिसोर्स को रीएलोकेट कर दिया, यहां से टैक्स के तौर पर पैसा आया, उठा के इनको दे दिया। तो दिस इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें बातें छिपी हैं, सरकार इनको नहीं बताती बीड़ी सिगरेट वालों को, जो तुमसे पैसा आया था टैक्स पे वो हमने इनको दिया है। यानी जो डीजल पेट्रोल की कार से
टैक्स पे जो पैसा आ रहा है सरकार वो इलेक्ट्रिक कार वालों को सब्सिडीज के तौर पर दे रही है ना, मतलब सब्सिडीज के तौर पर इनको दे दिया, तो इनकी हेल्प कर दी। जो चीजें इलेक्ट्रिक कार वाली पोल्यूशन नहीं कर रही ना, तो इनको दे दिया। अब यहां पर ये सोचने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सरकार रिसोर्स को रीएलोकेट करती है लेकिन बताती नहीं है, बताएंगे तो झगड़ा नहीं हो जाएगा, ये बोलेंगे हमारी वजह से तुम्हारी कंपनी चल रही है, ऐसा नहीं करती सरकार। और गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी तरीके से जो रिमोट गांव जैसा बैकवर्ड एरिया है उसकी डेवलपमेंट हो जाए, यानी यहां के लोगों को सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहती है, इनको डेवलप करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है जो भी चीज हमारे देश में सोशल वेलफेयर को बढ़ाती है ना, उन चीज का प्रोडक्शन हो जाए, वो चीज बढ़े आगे। इसी ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं सोशल रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। यानी कुछ काम धंधे ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनियां शुरू नहीं कर रही क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट ही नहीं है, जैसे कि मोहल्ले की साफ सफाई कराना प्राइवेट कंपनी करती है? नहीं करती। क्यों? क्योंकि या तो उसमें प्रॉफिट नहीं है या उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी। ये काम सरकार करती है क्योंकि ये सोशल वेलफेयर प्रमोट कर रहा है। तो ये भी एक रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स है, क्योंकि सरकार कर रही है, सरकार कहीं से पैसा तो ला रही है, पैसा टैक्स के तौर पे कहीं ना कहीं चार्ज कर रही है। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है। फिर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स सरकार कर रही है, तो ये सेकंड नंबर का है ना, रीएलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट रीएलोकेट रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी बाय यूजिंग इट्स बजटरी पॉलिसी ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। ये लाइन तो पहली बनेगी, इससे पिछले वाले ऑब्जेक्टिव में भी थी। सरकार टैक्स भी लगा रही है, खुद खर्चा भी कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वेज दिए हुए हैं। तो पहला, गवर्नमेंट प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड देयर बाय प्रोवाइड सब्सिडीज। गवर्नमेंट उन चीजों का प्रोडक्शन प्रमोट करती है जो इकोनॉमी के इंटरेस्ट में सोशल वेलफेयर बढ़ा रही है, तो उन सब चीजों को सब्सिडीज दे देगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार पे आजकल दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी परचेज करेगा उसको सब्सिडीज मिलती है भाई, बनाने वाले को, ठीक है, उसको मिलती है, खरीदने वाले को मिलती है। फिर गवर्नमेंट डिस्करेज करती है द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स जैसे कि लिकर, टोबैको, इसलिए इन चीजों पर हाई टैक्स लगाती है सरकार। ये बात हो गई। दूसरा, सरकार उन सभी एक्टिविटीज को स्टार्ट करेगी। स्टार्ट के लिए यहां वर्ड यूज करेंगे अंडरटेक, कंट्रोल करना, स्टार्ट करना, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए बढ़िया है लेकिन प्राइवेट सेक्टर कर नहीं रहा उसको। नेक्स्ट पेज पे लिखा है, तो लिखा है गवर्नमेंट अंडरटेक्स एंड स्टार्ट ऑल दोज एक्टिविटीज इन द पब्लिक इंटरेस्ट विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। क्यों नहीं की प्राइवेट सेक्टर ने इन चीजों को शुरुआत? जैसे कि ईदर बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट और लैक ऑफ प्रॉफिट। एग्जांपल अगर इसका दिया जाए तो मोहल्ले की साफ सफाई का काम यानी सैनिटेशन का काम सरकार करवाती है, देख लेना, कोई रिलायंस टाटा की कंपनी नहीं करवा रही। खैर किसी कंपनी का नाम लेने का मतलब नहीं यहां पर, ठीक है जी। ये दो ऑब्जेक्टिव हो गए। तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव ये बोलता है ना तो चाहती सरकार ज्यादा महंगाई होनी चाहिए, ना चाहती सरकार की ज्यादा प्राइस लेवल कम हो जाए। सरकार चाहती है प्राइस लेवल में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, स्टेबिलिटी सी बनी रहे। तो तीसरे नंबर के ऑब्जेक्टिव को जाना जाता है प्राइस की स्टेबिलिटी या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्राइस लेवल में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, तो या डेफिनेशन में लिखी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस लेवल। लार्ज स्केल, छोटी मोटी फ्लक्चुएशन चालू रही, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्राइस ऐसे 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 नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे 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 हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन को अवॉइड तो गवर्नमेंट भी करना चाहती है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे करती है सरकार? मान लो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यानी इन्फ्लेशन हो रही है, तो सरकार क्या करेगी? महंगाई है ना, महंगाई के केस में गवर्नमेंट कहती है महंगाई आई कैसे? महंगाई यार तब आती है जब लोग बहुत सारा सामान खरीद रहे हो, यानी डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन सेलर के पास सामान पड़ा ना हो, तो दिखता है ना उसको मेरे पास सामान है नहीं लेकिन लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो वो प्राइस बढ़ा देता है। तो ऐसे में डिमांड की वजह से आई है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग डिमांड कम करना शुरू कर दे, तो देश की एग्रीगेट डिमांड कम करवाएगी सरकार, तो इस वाली प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। डिमांड कैसे कम करवाएगी? लोगों पे टैक्स ज्यादा लगा देगी, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, और खुद भी अपना खर्चा कम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा भी तो देश की डिमांड का हिस्सा है, तो ऐसे कम करेगी, है ना। और डिफ्लेशन में इसके अपोजिट करना शुरू कर देगी। तो यहां लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल अंडर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज द टैक्स रेट। टैक्स रेट बढ़ा देगी, एक्सपेंडिचर कम कर देगी। उसका अपोजिट नीचे है, आपके लिए काम के लिए वीडियो पोस्ट करके पूरा पढ़ लो, ठीक है जी। तो ऐसे कहलाती है गवर्नमेंट। चौथे नंबर पे इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो जाए, चौथा है, ये तीसरा था, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी का बढ़ना। जीडीपी तब बढ़ता है जब फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ता है।
फैक्ट्री में प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब गवर्नमेंट कंपनी को अलाउ करेगी कि हाँ अपनी फैक्ट्री खोल लो, तब अलाउ करेगी। जो लोग इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेकर आए हैं तो गवर्नमेंट बोलेगी हाँ भाई इन्वेस्टमेंट करो, रोक मत लगाओ। मतलब कभी कभी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बोल देती है गवर्नमेंट, कहती है नहीं अब ये वाला कंपनी काम नहीं कर सकती यहाँ पर। तो ऐसे पॉलिसी थोड़ी खुली खुली रखो, छूट रखो, कंडीशंस इतनी मत इम्पोज करो। तो जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना चाहती है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को बढ़ाती है। गवर्नमेंट चाहती है लोग सेव करें, जो हम पैसा सेव करते हैं वो बैंकों में जमा करते हैं, बैंक उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है देश की तरक्की होती है। आपके होमवर्क के लिए मैंने इस वीडियो को बोला है कि पॉज करो और पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, कोई दिक्कत डाउट प्रॉब्लम है तो एक्सप्लेनेशन में बता दो, बहुत मस्त लिखी हुई है भाई। अगला मैंने बताया मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ये कंपनी की मैनेजमेंट करती है, मतलब इनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहती है। ये वाला बिल्कुल भी कतई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका सिर्फ नाम ही याद रख लो। स्टार्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट थे, चौथा फिर भी मैंने बता दिया, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट यानी लॉस ना हो और प्रॉफिट मेकिंग रहे। बिल्कुल ही एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि प्रॉफिट मेकिंग ही रहे, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती रहे, बेसिकली यही मेन मोटिव है। और लास्ट वाला पॉवर्टी कम कर दे, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट कम कर दे। इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम भी चला रही है, बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है। एक का नाम बताऊं तो आपको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में बनाया गया था। 2009 से इसको मनरेगा बोलने लगे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। खैर इसकी एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत नहीं है, आपको बोलना है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है जिससे देश के अंदर बेरोजगारी कम हो जाए। बेरोजगारी कम होगी तो लोगों को सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो गरीबी भी दूर हो जाएगी। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव था, ये 6 नंबर का था, इससे पहले वाला 5वें नंबर का था। तो दोस्तों इसके साथ ही गवर्नमेंट बजट का चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है और अब मेरा धर्म बनता है कि आपको कुछ मैं क्वेश्चन करा दूं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन करो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। अभी आंसर सारे लिखे हुए हैं, मैं पढ़ के बता देता हूं। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स है जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं जो टैक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो दीज आर दोज रेवेन्यू रिसिप्ट्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, दैट्स इट। डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी आपको। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, वो वाली रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो टैक्स की फॉर्म में नहीं है, जैसे प्रॉफिट, डिविडेंड, फाइन, फीस, एस्चीट, इंटरेस्ट जो सरकार को मिलता है। तो दीज आर दोज रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, तो वो वाली टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में है। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, वो वाली टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल यहां आ जाएंगे, यहां इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल आ जाएंगे। सब चारों की डेफिनेशन लिखी हुई है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। इजी तरीके से बना के आपके लिए लिखी है, जो लैंग्वेज बोली है वही। बस मैं थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता हूं कि आपको वीडियो पोस्ट करके ये लिखनी भी है अपनी कॉपी में, तब मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो आपको ये सारे के सारे नोट्स पीडब्ल्यू की ऐप में मिल ही रहे हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की तो एंड्रॉइड फोन के अंदर ही डाउनलोड होती है, ठीक है जी। अगला रेवेन्यू बजट की चिड़िया क्या है, ये क्या है रेवेन्यू बजट। तो भाई देखो गवर्नमेंट बजट को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया, एक एक्सपेंडिचर होता है, एक रिसिप्ट होती है। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में भी 2 है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स में भी 2 है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट में भी 2 है, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग। ऐसा स्ट्रक्चर है ना गवर्नमेंट बजट का। ऐसे भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट, यानी सिर्फ रेवेन्यू वाली चीजें। एक होता है कैपिटल बजट, यानी कैपिटल वाली चीजें। दोनों ही डायग्राम ठीक हैं। अब कैपिटल बजट में 2 टाइप होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू वाले आइटम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ, फिर इसकी जो डिवाइड है फर्दर वो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जो चल रही थी। तो कोई पूछ ले रेवेन्यू बजट क्या होता है, तो रेवेन्यू बजट गवर्नमेंट बजट का वो हिस्सा है जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स आएंगी। थोड़ी सी मेहनत मैं भी आपको करने के लिए दे रहा हूं, डेफिनेशन में बोल रहा हूं। रेवेन्यू बजट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ये डेफिनेशन लिख दो सुन के। ऐसे ही अगली डेफिनेशन कैपिटल बजट की बनेगी, कैपिटल बजट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट। देखो मेहनत जो बच्चा करेगा वो नंबर लेके आएगा। अब यहां पर तुम आलस में आओगे तो चीजें अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। बता दिया मैंने, फिर कैपिटल बजट की आपको चीज मिल गई। लिख देता हूं इसको, तो मैं लिख देता हूं आपके लिए। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ
गवर्नमेंट बजट विच इंक्लूड कैपिटल, साफ लिख देता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। चलो वजन भी हल्का कर दिया आपका मैंने, बोझ भी हल्का कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला है टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के 2 एग्जांपल दो। अरे बहुत सारे ले लो, प्रॉफिट एंड डिविडेंड है, फीस एंड फाइन है, इंटरेस्ट मिलता है सरकार को, एस्चीट सरकार कमाती है। फिर बोल रहा है इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, ये इनकम टैक्स पूछा है, बोल भी सकता था कॉर्पोरेट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, हाउस टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं। अरे किसी भी टैक्स को डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। या फिर ये लिख दो सीधा सीधा, बिकॉज इट्स लाइबिलिटी एंड बर्डन बोथ लाई ऑन वन पर्सन, बोथ लाइज ऑन सेम पर्सन, यानी जिसपे लाइबिलिटी है उस पे ही बर्डन है, ये रीजन है। या फिर लिखते हैं कुछ बच्चे बिकॉज इट्स इंसिडेंस कैन नॉट बी शिफ्टेड, वो भी ठीक है लाइन, एस के अग्रवाल साहब की लाइन है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 करके कमेंट सेक्शन में बताओ। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, जिसका मैं बोलूंगा। कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट है, गिफ्ट टैक्स क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में बोला था डिफरेंस आपको लिखा है मिलेगा, पूरे लिखे हुए हैं 5 डिफरेंस, कोई भी 3 से 4 याद कर लो, ठीक है। मैं सामने से हट जाता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर है भाई। ऐसे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में अंतर भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, आपको हर एक चीज लिख के लिखाई मिल रही है। एक डिफरेंस बड़ा आसान है, इन दोनों के बीच में कभी भी डिफरेंस आए ना तो एक डिफरेंस तो मीनिंग का हो जाएगा, इनका मीनिंग लिख दो। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा रेवेन्यू वाली चीजें रेवेन्यू बजट का हिस्सा है, कैपिटल वाली चीजें कैपिटल बजट का हिस्सा है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस हो जाएगा एग्जाम्पल का। तो 3 चीजें तो आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी और भी आइटम्स हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड की होती है, ये रेगुलर होते रहते हैं तो रिकरिंग इन नेचर है, और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इसका मतलब समझते होंगे, नहीं समझते तो 3-4 डिफरेंस याद करो, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। अगला सेम रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के लिए सेम पैटर्न फॉलो किया हुआ है, एग्जाम्पल कौन से बजट का हिस्सा है और डेफिनेशन, सिर्फ 3 पॉइंट याद कर लो, इतने ही करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बजटरी डेफिसिट पूछ लिया तुमसे, क्या होता है, तो इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज मोर देन टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इसकी डेफिनेशन दी हुई थी, पहले लिखी हुई थी, रिवाइज करने के तौर पे बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट कितने होते हैं, 3। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। ये भरने हैं आपने जब डाउनलोड कर लोगे ना नोट्स को पीडब्ल्यू की ऐप से, आपके लिए लिखे है, ये रिवीजन चल रही है भाई। रेवेन्यू डेफिसिट वो सिचुएशन है जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बड़ा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, कहानी खत्म। फिस्कल डेफिसिट वो सिचुएशन है जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, तब बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी, ठीक है जी। अगला प्राइमरी डेफिसिट वो सिचुएशन डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट का। यार ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 हो गया तो क्या होगा, मतलब ये भी 10 ये भी 10 तो आंसर 0। इसका मतलब ये है जितना इंटरेस्ट है उतनी ही फिस्कल डेफिसिट है, यानी जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है वो इंटरेस्ट की वजह से हुआ है, इंटरेस्ट भी तो एक खर्चा है, खर्चे की वजह से नुकसान होता है ना, तो उस वजह से हुआ है। तो प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो ये खतरे की बात है, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में गवर्नमेंट बजट का पूरा चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है, एक एक चीज क्लियर कर दी है। बस आपको समझ में आ गया हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। इसी तरह से मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।